जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो इंडिया जीके, हरियाणा जीके का जो हमारा प्रैक्टिस सेट PYQ चले हुए हैं, लगभग 6000 प्लस PYQ हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी इंडिया जीके यानी कि जिसके अंदर आपकी साइंस भी इंक्लूड रहेगी, हरियाणा जीके भी। और आज हमारा ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। वैसे आपकी ये जो क्लास है डेली सुबह 7 बजे होती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आज आपको ये सुबह 11 बजे देखने को मिल रही है, नहीं तो डेली सुबह 7 बजे होती है। तो हमारा फरवरी महीना भी कंप्लीट हो चुका है, तो 2 से 4 दिन में मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर्स भी डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे फटाफट से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है और लास्ट में जो मैं आपको टेस्ट क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर जरूर दिया करो। कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरियाणा ग्रुप डी के लिए 170 रुपीज इसका प्राइस रहेगा। अगर आप साथ में हरियाणा करंट अफेयर्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो 230 रुपीज प्राप्त प्राइस रहेगा। तो सभी PDF आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है। हमारा जो चला हुआ है ये हिस्ट्री चली हुई है, इतिहास चला हुआ है, यानी कि आधुनिक इतिहास हमारा चला हुआ है। तो क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया था? घोषित कब किया गया था? 7 जुलाई 1905 को। 7 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी, जबकि 19-20 जुलाई को, या आप 20 जुलाई को बोल सकते हैं, 20 जुलाई 1905 को इसको लागू होने का निश्चय किया गया। तो 7 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन घोषित किया गया था। जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय वायसराय कौन थे? करजन थे। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय के द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे किस नाम से पुकारा गया था? राइट ऑप्शन रहेगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर बहिष्कार एक प्रस्ताव पारित करने के साथ में की गई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता में हड़ताल का आह्वान किया गया था और शोक दिवस का दिन घोषित किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 निम्न किस कारण से सुप्रसिद्ध है? 1905 किसके कारण प्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किया। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था भाई। ठीक है, वायसराय थे करजन। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, और विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुए थे। ठीक है, उसके बाद में हुए थे। तो 16 अक्टूबर 1905 से पूरा बंगाल दो भागों के अंदर, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के अंदर ये बंट गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के अंदर शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इसी तारीख को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बंगाल का विभाजन रहेगा। नेक्स्ट है, जेल में भूख हड़ताल की वजह से मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जेल में भूख हड़ताल की वजह से मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है कि वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मेरे दोस्तों जतिन दास। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। जतिन दास को जो लाहौर षड्यंत्र था, लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के अंदर गिरफ्तार करके जतिन दास को जेल के अंदर डाल दिया गया था, और जेल की जो एक व्यवस्था थी उसके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए, और जेल की व्यवस्था के ऊपर उन्होंने भूख हड़ताल किए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, और 63 दिनों तक उन्होंने हड़ताल जारी रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, और जेल में उनकी जो मृत्यु है वो 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जतिन दास आ जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गदर पार्टी का गठन जो है वो सैन फ्रांसिस्को यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कब हुआ था? 1913 के अंदर। लाला हरदयाल और एक थे सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया था, और गदर नाम से इनके द्वारा एक पत्रिका भी निकाली गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
और आपको आंसर देना है कि ये जो यहाँ पर आपको सभी के सभी 3 पॉइंट दिए गए हैं, इससे संबंधित कौन से व्यक्ति हैं। उसे 50 वर्षों की कैद की सजा दी गई है, अंडमान में बहुत वर्ष तक रहे। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, मैडम भिकाजी कामा आदि के साथ में क्रांतिकारी गतिविधियां की। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे अभिनव भारत समाज कहा। यहाँ से बात आप समझ सकते हैं, अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है वो वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। अगर इनके बात जन्म की बात करूं तो मैं इनका जो जन्म है वो नासिक महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? 1883 के अंदर हुआ था। 1899 में इनको एक मित्र मेला नाम से इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था। मित्र मेला बहुत बार पूछा जाता है, मित्र मेला संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? वीडी सावरकर के द्वारा। बाद में यही जो संगठन है मित्र मेला संगठन, अभिनव भारत के नाम से इसको जाना गया था। अभिनव भारत के अंदर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर वीडी सावरकर के द्वारा भाग लिया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर यानी कि काला पानी की सजा जो अंडमान निकोबार के अंदर है उनको दी गई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लास अच्छी लगती है तो मेरे दोस्तों लाइक शेयर और हाइप, वीडियो को हाइप करने में कंजूसी मत किया करो भाई। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया था? क्रांतिकारी से दार्शनिक बनने वाले कौन थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? राइट ऑप्शन रहेगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अरविंद घोष के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से भाग लिया गया था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के अंदर वो बहुत सक्रिय थे अरविंद घोष। और अंग्रेजों ने जो अलीपुर षड्यंत्र केस था, अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस के अंदर उन्हें गिरफ्तार करके अलीपुर जेल के अंदर डाल दिया गया था अरविंद घोष को। और जब वो इस जेल से छूटे तो पांडिचेरी के अंदर चले गए थे और सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया था, दार्शनिक बन गए थे। अलीपुर बम केस में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? अभी मैंने आपको बताया अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर बम केस में अरविंद घोष थे, भागा जतीन यानी कि जिसको कुमार घोष के नाम से जाना जाता है, या सत्येंद्र घोष थे, कन्हई लाल दत्त थे। ठीक है, 30 से अधिक लोगों के ऊपर ये मुकदमा चलाया गया था। अलीपुर बम जो षड्यंत्र था, अलीपुर जो षड्यंत्र था, और कब हुई थी अलीपुर षड्यंत्र की जो घटना है ये 1908 के अंदर ये हुई थी। उस समय ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। बिपिन चंद्र पाल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, ना कि क्रांतिकारी इसके अंदर ये शामिल नहीं थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के दिन लोग कौन सा त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे? आप लोग जानते होंगे पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे। एक का जो नाम था वो था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। पंजाब के दो प्रमुख नेता, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल, उनकी गिरफ्तारी और जो ब्रिटिश हमारे ऊपर शोषण कर रहे थे उनका दमन करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, कब? बैसाखी के दिन। ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग है, वहां पर एक सभा बुलाई गई थी और जहां पर जो जनरल थे जिनका नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, जनरल डायर जिसको आप बोलते हैं, उन्होंने निहत्थे लोगों पर शांतिपूर्ण भीड़ के ऊपर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके उनके विरोध में ही चलाया गया था, यानी कि एक कानून था रोल टैक्ट कानून जिसको आप बोलते हैं, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। लोगों को बिना कारण के गिरफ्तार किया जाता था, उनको कारण नहीं बताया जाता था, कोई मुकदमा नहीं चलता था, सीधे जेल के अंदर डाल दिया जाता था। तो उसके विरोध में ही लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कौन सी डेट को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वह मिलिट्री कमांडर था जिसने अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार का आयोजन किया था। मिलिट्री कमांडर का नाम बताना है, जनरल रेजिनाल्ड डायर, यानी कि जनरल डायर ने ही गोलियां चलवाई थी। रोल टैक्ट के विरोध में किसने अपनी सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? रोल टैक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? राइट ऑप्शन हैगा लाला मुरलीधर।
लाला मुरलीधर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? लाला मुरलीधर को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लाला मुरलीधर ने अपनी दो उपाधियां, एक सर की जो उपाधि थी और एक राय बहादुर की जो उपाधि थी, राय बहादुर और सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने जो है अपनी उपाधियां त्याग दी थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? कौन सा आंदोलन था जिसने गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया? राइट ऑप्शन है रोल्ट सत्याग्रह। रोल्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था 1919 के अंदर, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश की एक हड़ताल के साथ शुरू किया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा एक देशव्यापी हड़ताल शुरू की गई 6 अप्रैल 1919 को, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा 18 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। रोल्ट सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी जी को एक सत्य नेता बनाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मैंने आपको बता दिया एक ऐसा कानून था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। कोई मुकदमे नहीं चलाए जाते थे, ना उनको गिरफ्तारी का कारण बताया जाता था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोल्ट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था? इसने श्रमिक संघों की गतिविधियों को दबाया, इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा का दमन किया, इसने धार्मिक स्वतंत्रता पर कटौती की, इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने को अधिकृत किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 1919 में रोल्ट एक्ट कानून पारित किया गया, जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल के अंदर रख सकती है। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। रोल्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को द्वारा देश भर में हड़ताल का भी आयोजन किया गया था, और वहीं पर जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठे हुए थे, और वहां पर जलियांवाला बाग जो है नरसंहार हुआ था अमृतसर के अंदर। रोल्ट एक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वैसे ये जो रोल्ट एक्ट है, सही अगर मायने में देखा जाए तो 10 मार्च 1919 को ब्रिटिश संसद के द्वारा ये पारित किया गया था, 10 मार्च 1919 को, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके क्लर्क एग्जाम में पूछा गया 2019 में, तो HSSC के द्वारा जो इसका आंसर माना गया था 21 मार्च 1919, लेकिन बहुत सारी सब जगह अगर आप देखोगे तो 10 मार्च 1919 को ब्रिटिश संसद के द्वारा ये पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव तक हिल गई थी? कौन सा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। वैसे 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद में पहली बार असहयोग आंदोलन हुआ, जिससे ब्रिटिश राज की नींव हिल गई थी। और ये जो आंदोलन है किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब चलाया गया था? 1920-21 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, असहयोग आंदोलन। वैसे सबसे पहले जो स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 का था, जिसे ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई थी। और उसके बाद में जो आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन, 1920-21 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया। दांडी कहां पर है? दांडी कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी गुजरात के अंदर है। कब शुरुआत की गई थी दांडी यानी कि नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती गुजरात के अंदर, साबरमती गुजरात में अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूर, 241 मील दूर उन्होंने दांडी के लिए प्रस्थान किया, और 24 दिनों तक ये यात्रा चली, और आखिरकार वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? राइट ऑप्शन है दांडी। अभी आपको बताया 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी अपने 78 अनुयायियों के साथ में 171 मील की यात्रा 6 अप्रैल 1930 को पूरी करी, और इसी के साथ में उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, और समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था।
ठीक है, उनके समर्थकों के द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो नीति बनाई थी उसका उल्लंघन करना था। गांधी जी ने किसको साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया? कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह मोहनदास गांधी यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष आरंभ हुआ था? अभी बता दिया आपको 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च के साथ में प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च के साथ में अभी आपको बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे महात्मा गांधी जी और नमक कानून तोड़ा और उसी के समय बड़े पैमाने पर एक आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कालक्रम अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। अगस्त प्रस्ताव, पुन्ना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। सही आंसर बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ। देखिए, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अगस्त प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं, 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव की मैं बात कर रहा हूं। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे लिनलिथगो। हम लॉर्ड नहीं बोलेंगे उनको, लिनलिथगो। भारत के वायसराय कौन थे उस समय? लिनलिथगो के। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पुन्ना समझौता, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पुन्ना समझौता महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। 17 नवंबर 1932 से लेकर ये लगभग 24 दिसंबर 1932 तक चला था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कहां पर आयोजित किया गया था? ये लंदन के अंदर आयोजित किया गया था। तो अभी कालक्रम के अनुसार आप बता सकते हैं। सबसे पहले जो हुआ वो 24 सितंबर 1932 को पुन्ना समझौता हुआ, उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? ग्रांड ओल्ड लेडी मदर टेरेसा, अमृता कौर या पुतलीबाई या अरुणा आसफ अली? राइट ऑप्शन रहेगा अरुणा आसफ अली। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। कालका हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वहां पर उनका जन्म 1909 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था, अरुणा आसफ अली का। ठीक है, एक बंगाली परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर बहुत सक्रिय रही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने योगदान निभाया, विशेष रूप से योगदान दिया। तो अरुणा आसफ अली को ग्रांड ओल्ड लेडी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहा जाता है। गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन बताना है? जो गांधी जी थे और उनके जितने भी विभिन्न निकाय थे उनसे जुड़ाव से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? वे क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे। क्या महात्मा गांधी जी क्रिप्स आयोग के सदस्य थे? वे केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे। वे संविधान सभा के एक सदस्य थे। बिल्कुल सभी के सभी ऑप्शन इसके अंदर गलत हैं, यानी कि सभी कथन असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ना तो महात्मा गांधी जी क्रिप्स मिशन के सदस्य थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य वो कभी नहीं रहे हैं और ना ही संविधान सभा के अंदर कभी शामिल हुए हैं। और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु भी हो गई थी। 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे। 30 जनवरी 1948 को, 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? चौधरी देवीलाल जी को। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ताऊ के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को, कब? 8 अक्टूबर 1930 को 1 साल के लिए हिसार जेल के अंदर भी वो गए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी वे एक बार, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, 2 वर्षों के लिए, यानी कि 5 अक्टूबर 1942, 5 अक्टूबर 1942 को जेल में भेजे गए थे। और उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 6 अप्रैल 2001 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था ये पूछा गया।
भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त कौन से सन में शुरू किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा 1942 को, 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। और शुरुआत कब हो गई थी? 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हो गई थी। स्वीकार कर लिया गया था 8 अगस्त 1942 को। आंदोलन के शुरुआत होते ही एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था जीरो ओवर, ऑपरेशन जीरो ओवर। और इस ऑपरेशन के तहत महात्मा गांधी जी और जितने भी शीर्ष नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। इनका जो नेतृत्व है एक सही डायरेक्शन में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस महीने के अंदर हुई थी? राइट ऑप्शन रहेगा अगस्त महीने के अंदर। 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया और 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1942। वैसे इसको स्वीकार किया गया था लेकिन शुरुआत प्रारंभ हो गया था 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मुंबई के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो सत्र चल रहा था उसके अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की गई और गांधी जी ने अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। कौन से आंदोलन के अंदर थी वो थी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त जो गतिविधियां थी उनके एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। और जो गवालिया मैदान है मुंबई के अंदर, गवालिया जो टैंक मैदान है वहां पर कांग्रेस का झंडा भी इनके द्वारा लहराया गया था। और बड़े बड़े नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके, ठीक है, गिरफ्तार होने के बाद में उनको गुप्त रूप से लोगों को संगठित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई? हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि अरुणा आसफ अली को, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी इसको कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ कहां से बिलोंग करती हैं? कनकलता बरुआ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, असम से बिलोंग करती है। असम के अंदर 1924 के अंदर जन्म हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर तिरंगा फहराने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर इन्होंने मार्च किया था और पुलिस ने आंदोलनकारियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कनकलता बरुआ युवा अवस्था के अंदर ही तिरंगा फहराते हुए शहीद हो गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उप महाद्वीप के त्रिसत्रीय संघ की संस्तुति की? ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे उस टाइम पे। फरवरी 1946 के अंदर जो क्लीमेंट एटली की जो सरकार थी उनके द्वारा भारत के अंदर भेजा गया एक मिशन था। और जो इसके जो सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, और इस मिशन ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को त्रिसत्रीय संघ के अंदर विभाजित करने की बात कही थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे हरिपुरा अधिवेशन के अंदर। कांग्रेस का 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। और दोबारा से 1939 के अंदर त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर वो अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी से कुछ उनका मतभेद हो गया था और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापना की गई थी किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी? इंडियन नेशनल आर्मी राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसके दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देश सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह थे और रास बिहारी बोस ने मिलकर स्थापना की थी, परंतु सुभाष चंद्र बोस ने वास्तविक रूप से इसको संगठित करने का काम किया था इंडियन नेशनल आर्मी को। और बाद में इंडियन नेशनल आर्मी को परिवर्तित किया गया था
इसके अंदर आजाद हिंद फौज के अंदर। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आईएनए का नेतृत्व किया था, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? अभी आपको बताया सुभाष चंद्र बोस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। 1948 से लेकर 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का कार्यभार उनके द्वारा संभाला गया था। माउंटबेटन योजना जो थी, जो माउंटबेटन थे 1947 से जून 1948 तक गवर्नर जनरल के पद पर थे। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। माउंटबेटन और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को आजादी मिली थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। देखिए इसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है आपकी। अगर आपसे पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, वो भी सी राजगोपालाचारी। उसके बाद में पद ही खत्म हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय नहीं प्रथम, वो कौन थे? माउंटबेटन। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। ये सब मैंने आपको करवाए हुए हैं। इनमें से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी आपको बताया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे, कैनिंग थे, या विलियम बेंटिक थे, या लॉर्ड वेलेस्ली थे? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे विलियम बेंटिक। अभी आपको बताया सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत में आया था? 8 नवंबर 1927, 31 दिसंबर 1927, 3 फरवरी 1928 या 31 दिसंबर 1928? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। कल का आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन था, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो भू राजस्व, यानी कि जो भूमि के ऊपर जो कर वसूला जाता था उससे संबंधित है। तो सभी तीनों प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।